गुड मॉर्निंग। आइए छात्रों, आप सभी का गोमती पीजी कॉलेज में स्वागत, वेलकम। आइए बी पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो बी पार्ट फर्स्ट बॉयज़ और गर्ल्स कंबाइंड क्लास। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी में अगला जो टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियाँ या कहें राजस्थान की आबोहवा प्रणाली। राजस्थान की नदियाँ या आबोहवा प्रणाली या राजस्थान की झीलें। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में जानकारी लें, राजस्थान की आबोहवा प्रणाली के बारे में जानकारी लें। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँ, इसकी हम एक राजस्थान की नदियों की बात करें, आबोहवा प्रणाली की बात करें, तो सबसे पहले मैं ये कहूँ राजस्थान की नदी क्या होती है, राजस्थान की नदियाँ किस रूप में बहती हैं, नदी किसे कहते हैं, आबोहवा प्रणाली क्या होती है, आबोहवा तंत्र क्या होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, हम जैसे भारत की बात करते हैं, भारत की आबोहवा प्रणाली क्या है, या फिर ये कहें विश्व की। देखिए, जब ज्योग्राफी की क्रम से जब बात करें, सिस्टमेटिक पैटर्न से बात करें, तो ये कहें वर्ल्ड की रिवर पैटर्न क्या है, विश्व का आबोहवा प्रणाली क्या है। जब विश्व की आबोहवा प्रणाली की बात करते हैं तो विश्व की नदियों की बात करते हैं। उसी के साथ में हम जैसे बात करें एशिया महाद्वीप की आबोहवा प्रणाली क्या है उसको, और उसी से बात करें तो जैसे हम बात करते हैं हमारी कंट्री की, भारत की नदियों या भारत की आबोहवा प्रणाली क्या है। तो उसी जब भारत की आबोहवा प्रणाली नदियों को पैटर्न को लेके ही, उसी के आधार को, उसी को बेस को लेके चलते हैं, राजस्थान की नदियों की बात करते हैं, राजस्थान की आबोहवा प्रणाली की बात करते हैं। तो देखिए, मैं इसके बारे में बेसिकली बात कर रहे थे। इसका नदियाँ आबोहवा प्रणाली क्या होती है, राजस्थान में नदियाँ आबोहवा प्रणाली किसे कहते हैं। आबोहवा प्रणाली का सार्थिक और सीधा सा संबंध होता है कि किसी भी क्षेत्र का, अब बात करें तो किसी भी क्षेत्र का जो आबोहवा तंत्र होता है, किसी भी क्षेत्र का जो आबोहवा तंत्र होता है, आबोहवा तंत्र वर्षा की प्रकृति और मात्रा, जो रेनफॉल की जो नेचर होती है और उसकी जो मात्रा होती है, वर्षा की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी रेनफॉल की नेचर और क्वांटिटी, उसके साथ में उच्चावच रिलीफ, उसका स्ट्रक्चर, उच्चावच के स्वरूप और व्यवस्था का प्रचायक माना जाता है। या शाब्दिक परिभाषा में हम ये कह सकते हैं, राजस्थान की नदी की परिभाषा देने, अगर जो राजस्थान की नदी की बात करें, जो जल होता है राजस्थान का, जो पानी होता है, वो ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, या ये कहें ढाल के अनुरूप। नदी हमेशा, पानी हमेशा ढाल के अनुरूप बहता है, ढाल के स्लोप के अनुसार बहता है, स्लोप के अनुसार बहता है। तो यही बात करते हैं राजस्थान की आबोहवा प्रणाली क्या होती है। आबोहवा प्रणाली या आबोहवा तंत्र, डेनिंग जो पैटर्न बोलते हैं, ये डेनिंग पैटर्न नेचर और ह्यूमन, यानी कि है कि आबोहवा तंत्र प्रकृति और मानव के मध्य एक संयोजक कड़ी है। ये एक डेफिनेशन की बात करते हैं राजस्थान में आबोहवा प्रणाली की। तो जो आबोहवा नदियाँ हैं, नदियाँ प्रकृति और मानव, यानी कि जो नेचर होता है, ह्यूमन होता है, उनके मध्य की एक संयोजक कड़ी की भूमिका निभाता है, दोनों को। और नदी की जब बात करें, हम राजस्थान की बात करें, नदी जल आबोहवा प्रणाली का एक विशेष ज्योग्राफिकल महत्व होता है, भौगोलिक महत्व होता है। और जब भौगोलिक महत्व की बात करते हैं तो जल आबोहवा प्रणाली किसी क्षेत्र की जो मुख्य नदी होती हैं, जैसे मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक व्यवस्था होती है। मुख्य नदी के बाद उसको छोटी नाला सहायक नदी में, सहायक नदी मुख्य नदी में, और मुख्य नदी होते हुए किसी न किसी समुद्र में, किसी क्षेत्र में जाके डलती है। तो हम यहाँ बात वही करते हैं, जब राजस्थान के आबोहवा प्रणाली की बात करते हैं तो देखिए, इसकी नदी आबोहवा प्रणाली की जो सीमा होती है उसको जल विभाजक निश्चित किया जाता है। जल विभाजक की बात करूं तो मैं सबसे पहले अभी राजस्थान की बात, भारत की बात करूं, यहाँ देखेंगे आप, और भारत के इस मैप के आधार पे आप बात करें, और इस मैप के आधार पे आप बात करें तो मैं ये कहूँ, देखिए आप, ये जो भारत का मैप है और ये भारत का मैप है, इसमें ये कहूँ, ये
भारत के अपोतंत्र की बात करते हैं, भारत के अपोतंत्र से ही राजस्थान के अपोतंत्र आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे भारत का ये उत्तरी हिमालय वाला भाग है, ये दक्षिणी कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट वाला भाग है, ये गुजरात कच्छ और भुज वाला भाग है, और ये आपका पूर्वी आपका मेघालय असम अरुणाचल ये वाला। तो मैं ये कहूँ कि ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेके ये वाला जो है, ये जो आता है, ये एक रेखा, ये इस प्रकार होते हुए जम्मू कश्मीर आपका होते हुए जम्मू कश्मीर हरियाणा पर दिल्ली और राजस्थान का हिस्सा छोड़ देती है, और बीच बिल्कुल आपके गुजरात वाले या इसमें गुजरात से नीचे जब बात करते हैं, इसके साथ साथ कन्याकुमारी तक एक रेखा है, और इस रेखा को हम ये कहते हैं जल विभाजक रेखा। यानी कि ये एक ऐसी जल विभाजक रेखा है जो पूर्व और पश्चिम दोनों को अलग अलग बांटती है। ये कहें, अब राजस्थान की बात करेंगे, अभी भारत की बात कर रहे थे, और भारत में भी अफवाह प्रणाली की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से भारत की अफवाह प्रणाली में बात करें तो 3 ही होती है। एक ये अरब सागर का पार्ट होता है, अरब सागर, ये अरब सागर का पार्ट है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इसलिए उसी के आधार पर एक अरब सागर की अपोतंत्र होती है, एक बंगाल की खाड़ी की अपोतंत्र होती है, और एक भारत में भी 3 प्रकार की अपोतंत्र होती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और एक ऐसी नदियाँ होती हैं जो नहीं तो अरब सागर में गिरती हैं न बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो आपके आंतरिक अववाह प्रणाली कहते हैं, आंतरिक प्रवाह प्रणाली नदियाँ या आंतरिक नदियाँ कहलाती हैं। और जब मैं चौथी बात करता हूँ तो ये होता है महान जल विभाजक रेखा। ये महान जल विभाजक रेखा है, दोनों पार्टों को बांटती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच की जो होती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे राजस्थान की अफवाह प्रणाली की बात कर रहे थे, और राजस्थान की अफवाह प्रणाली की बात करें तो आप राजस्थान का मैप देखेंगे, और राजस्थान के मैप के आधार पर मैं थोड़ा इसे बेसिकली समझाऊँ फिर उस बात करेंगे। तो देखिए ये है आपके राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में हम बात करें, राजस्थान की अफवाह प्रणाली की बात कर रहे हैं, राजस्थान की अफवाह प्रणाली की बात करें तो ये राजस्थान का आपका ये जैसलमेर गंगानगर बीकानेर यहाँ ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये आपका एक जाल तंत्र दिखाई दे रहा है, एक इस प्रकार का ये जाल तंत्र सारा नदियों का अफवाह तंत्र कहलाता है। इसमें छोटी नदी, बड़ी छोटी नदी, उसकी सहायक नदी, फिर सहायक नदी, फिर मुख्य नदी, ऐसे होते होते ये नदी अफवाह प्रणाली है, ये भी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में भी अफवाह प्रणाली 3 प्रकार की होती है, जैसे भारत में होती है उसी प्रकार राजस्थान में 3 होती है। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी, राजस्थान से बहते हुए, राजस्थान के क्षेत्र से बहते हुए अरब सागर में पड़ने वाली नदी कौन कौन सी हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो कौन सी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी। तो एक अफवाह प्रणाली हो गई अरब सागर की अफवाह प्रणाली, एक हो गई बंगाल की खाड़ी की, और तीसरी अफवाह प्रणाली वो है, नहीं तो अरब सागर में गिरती है न बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आंतरिक प्रवाह, यानी कि अपने ही क्षेत्र में बहने के बाद विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली, आंतरिक प्रवाह नदियाँ। तो हम देखिए ये बात कर रहे थे राजस्थान की, आप नक्शा देखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई देता है आपको पूरा, ये जो डेजर्ट दिखाई देता है ये पूरा, ये कहें पश्चिमी राजस्थान कहें, इसमें पूरे पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कोई इस प्रकार की ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, और जो भी नदी है वो आंतरिक प्रवाह नदी है। जैसे हम घग्गर नदी की बात करेंगे, घग्गर नदी की बात करेंगे आंतरिक प्रवाह नदी है, काकरी नदी की बात करेंगे आंतरिक प्रवाह नदी है। तो इस प्रकार अगर झुंझुनू सीकर में बात करेंगे, काकरी नदी की बात करेंगे, जयपुर में साबी नदी की बात करेंगे, तो इस प्रकार ये कि आंतरिक प्रवाह नदी ये अपने क्षेत्र से कुछ स्टार्ट होने के बाद आगे कुछ क्षेत्र में कुछ दूरी पे जाके विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो आंतरिक नदी होती है। अब हम विस्तार से बात करेंगे राजस्थान की नदी अफवाह प्रणाली, राजस्थान की नदी। देखिए राजस्थान की नदियों की जो बात करते हैं तो अभी बात करें तो राजस्थान की नदियों को 3 मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी, एक अभी बात कर रहे थे अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरी बात करें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और तीसरी बात करें थे आंतरिक प्रवाह नदी। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों की मैं क्रम बताता हूँ, कौन मुख्य नदी कौन कौन सी आती हैं राजस्थान में। अरब सागर में सबसे जो बड़ी नदी है, सबसे पहले अरब सागर की बात करते हैं, अरब सागर की नदियों में तो मुख्य नदी आती है लूनी नदी। देखिए राजस्थान के जो बांगर प्रदेश की जो दक्षिणी भाग होता है,
राजस्थान का, उसमें केवल एक महत्वपूर्ण नदी होती है लूनी नदी, जो अजमेर की नागा पहाड़ियों से निकलती है और अजमेर में बहती हुई सागर से होकर लगभग 32 किलोमीटर दूरी तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई जोधपुर, बाड़मेर और जालौर आदि अधशुष्क क्षेत्रों में गुजरती है। और इस जो मुख्य रूप से वह लूनी नदी मुख्य नदी होती है अरब सागर की, और इस क्षेत्र की भी मुख्य नदी होती है, और इसकी जो टोटल लंबाई होती है 330 किलोमीटर बहती हुई लूनी नदी अपर क्षेत्र अपना बनाती है। तो इसका मुख्य जब बात कर रहे थे अपन, अकलूनी नदी है पहली लूनी नदी, और जब लूनी नदी मुख्य नदी है, इसकी अनेक सहायक नदियां हैं लूनी नदी की, बहुत सी नदी। जैसे सहायक नदियों की मैं बात करूं तो इसमें सागरमती है, सरस्वती है, बहुत सी, और लूनी नदी का उपनाम भी कहते हैं, सरस्वती और सागर नदी का उपनाम भी नाम से भी जानी जाती है। या फिर इसकी कहें लूनी नदी की अन्य सहायक नदियों की मैं बात करूँ तो जैसे लीलड़ी है, और आपकी बांडी नदी है, सूकड़ी है, जवाई है और सागाई है आदि, ये जो सहायक नदियां हैं, मीठरी है, और ये सभी नदियां इसी नदी में आके मिलती हैं। अब मैं बात करूं इन दूसरी नदी की, अगर अरब सागर में गिरने वाली पहली नदी है आपकी लूनी नदी, दूसरी नदी है जवाई नदी। जवाई नदी, यह नदी सबसे लंबी और इसकी सहायक नदी मानी जाती है। यह जो नदी होती है बहुत ही कहें आपके मतलब सबसे लंबी और सहायक नदी, जैसे कहते हैं जवाई गोरा गांव पाली से निकलकर, यह नदी पाली ज़िले से एक गांव है जवाई गोरिया, उस गांव से निकलकर और पाली, सिरोही और बाड़पुर ज़िले में बहती हुई गांधव एक बाड़मेर गांव के पास लूनी नदी में मिल जाती है। ये जवाई नदी है, ये भी आके कहाँ मिल जाती है? लूनी नदी में, बाड़मेर के पास आके ये कहें इसकी जो मुख्य जो नदी लूनी नदी है उसमें आके मिल जाती है। जब ये कहूँ बाड़ी, सुकड़ी और खारी इसकी सहायक नदियाँ हैं जवाई नदी की, और जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कह सकते हैं, अब जब अभी बात कर रहे थे एक दूसरी नदी, दूसरी इसकी जो नदी है वो अभी जवाई बता रहे थे, पहली लूनी नदी है अरब सागर की, दूसरी जवाई नदी है, तीसरी नदी माही नदी। जब मैं बात करूँ कि माही नदी अरब सागर की तीसरी मुख्य नदी है माही नदी, ये मध्य प्रदेश राज्य के से MP कहें, मध्य प्रदेश राज्य के, जब ये कहें यहाँ से पर्वत से निकल के जो झाबुआ ज़िले से निकलकर और उत्तर प्रदेश की ओर बहने के पश्चात खादू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित एक बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है। MP से आती है जहाज़ों से, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव, इसका जो कहते हैं आकार होता है यू आकार का, यू टर्न का होता है, और ये गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो तीसरी नदी है वो भी बड़ी अच्छी और कहते हैं बड़ी ही विशाल नदी मानी जाती है, और ये अरब सागर की गिरने वाली नदी है। तीसरी नदी मुख्य नदी है जो MP से आती है, ये इसका यू टर्न ले लेती है, यानी कि उल्टा यू होता है उसी का भाग का होती है। और इसकी जब मैं ये कहूँ ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िला था, बांसवाड़ा का प्रतापगढ़ ज़िले की सीमा बनाती है। यहाँ राजस्थान की सबसे लंबी नदी सीमा बनाती है यही। जैसे इसकी कहें कि लगभग 576 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में तो बहुत कम बहती है, 171। इसको इस नदी को जो कई बार आता है, ये माही नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा कहते हैं, या ये भी कहें यह जो नदी होती है इस नदी की एक विशेषता होती है। देखिए माही नदी की एक जीके का, सामान्य जीके का राजस्थान का, कर्क रेखा को दो बार पार करती है। माही नदी राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसको 2 बार पार करती है। इसलिए इसी नदी की बात करूँ तो इस नदी पर 56 का मैदान, 56 के गांव हैं, 56 गांव हैं, तो उसी के आसपास 56 का मैदान बनाती है। 56 का मैदान भी कहते हैं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के आसपास, और माही बजाज सागर बांध, और इसी पर कडाना बांध भी बनाया गया है। चौथी जो मुख्य नदी अरब सागर में सोम नदी उदयपुर जिले की ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह भी मुख्य नदी मानी जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो छोटी मोटी सहायक सोम नदी के सोम है, माही है, सोम है, जाखम आदि, और ये बनेश्वर स्थान पर तीनों नदियाँ मिल जाती हैं, सोम, माही, जाखम।
एक दूसरी इसी नदी का एक होता है, मैं कहूँ तीनों जो संगम बनता है, तीनों का माही का, सोम का और जाखम का, जहाँ संगम बनता है त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ प्रतिविशेष जो डामोर एक आदिवासी जातियाँ होती हैं, डामोर, ये उनका मेला लगता है और आदिवासियों का कुंभ मेला भी इसी नदी के संगम पे लगता है। पांचवी जो मुख्य नदी है इसमें जाखम नदी, ये नदी प्रतापगढ़ से छोटी सादरी के निकट माता के मंदिर से निकलती है और आसपास इसकी बहती है, और इस आसपास की जो सहायक नदियाँ हैं करमाई और सकली। छठी इसकी मुख्य नदी पश्चिमी बनास नदी, यह नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है और निकल के सिरोही जिले में बहते हुए अंत में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, पश्चिमी बनास। सातवीं इसकी नदी है साबरमती नदी, जो एक छोटी सी धारा में बहते हुए गुजरात से मिलकर साबरमती नदी बनती है और यह नदी भी उदयपुर नगर के पश्चिम अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। आठवीं इसकी जो नदी अनास नदी, यह भी आप कहें अरब सागर में गिरने वाली नदी है और इस प्रकार अरब सागर में गिरने वाली ये मुख्य 7-8 नदियाँ मानी जाती है। अब मैं कहूँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदी, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के क्षेत्र से वो नदियाँ थी जो राजस्थान के क्षेत्र से बहते हुए अरब सागर में गिरती थी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जो बात कर रहे थे उसमें पहली नदी है लूनी नदी, लूनी नदी की बात कर रहे थे। और लूनी नदी की बात करें, पहले लूनी नदी थी, जब लूनी के बाद में आप जवाई की बात कर रहे थे, जवाई के बाद आप माही नदी की बात कर रहे थे, माही नदी के बाद की इसमें सोम नदी की बात कर रहे थे, सोम नदी के बाद आप जाखम नदी की बात कर रहे थे, जाखम के बाद पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और अनास नदी, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर का प्रभाव प्रणाली मानी जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियाँ हैं, जब मैं ये कहूँ राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा का जो औसत होता है वो लगभग क्या होता है, अभी एक जल विभाग रेखा की बात करें 80 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। इस प्रकार इस भूभाग में जो महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनमें कौन कौन सी होती है बंगाल खाड़ी में, जब मैं कहूँ पहली जो नदी होती है वो चंबल नदी होती है। देखिए चंबल नदी की मैं बात करूँ और चंबल नदी की बात करूँ तो मुख्य नदी चंबल नदी की विशेषता की बात करूँ, ये राजस्थान की वह नदी है जो 12 मास बहने वाली, 12 महीने बहने वाली नदी है। यह नदी ये सबसे बड़ी अफवाह प्रणाली मानी जाती है क्योंकि इस नदी में सर्वाधिक जो सतही जल माना जाता है, इसलिए इस नदी में, जबकि इसकी सहायक नदियाँ कभी कभी पूर्ण रूप से सूख भी जाती हैं, लेकिन हम चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल मुख्य नदी मानी जाती है। और ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की महू की पहाड़ियों से शुरू होती है और यहाँ से जानपाओ पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं, महू की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं, और राजस्थान से प्रवेश करती है। जब मैं ये कहूँ कि ये जो मुख्य नदी, जब चंबल की बात करते हैं तो कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 153 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी को प्राचीन नाम चरमवती के नाम से भी या कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी बहती हुई इसमें जैसे भैंसौरगढ़ के समीप चूलिया जलप्रपात बनाती है, कोटा और बूंदी जिले के बीच सीमा का निर्धारण करती है, सवाई माधोपुर और कोटा के बीच सीमा बनाती है, रामेश्वर धाम नामक स्थान पर एक बनास नाम का सीप वो बनाती है। तो इस प्रकार ये जो नदी है चंबल नदी मुख्य नदी मानी जाती है। और इसी नदी पर 2-3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है और कोटा बैराज। वर्तमान में चंबल नदी बहुत ही मुख्य नदियों में मानी जाती है, राजस्थान की 12 महीने वाली नदी। दूसरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बनास नदी, और इस नदी बनास नदी की बात करो तो इस नदी को हम वनों की आशा की नदी भी कहते हैं, विशिष्ट वनों की आशा की नदी कहते हैं, इसे विशिष्टि नदी भी कहते हैं, या ये कहें ये खमनोर की पहाड़ियों जो स्थित है अरावली पर्वत में जो खमनोर की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद 480 किलोमीटर से लंबी बहने के बाद सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र इसी नदी का माना जाता है। जब बात करें किसी को अन्य सहायक नदियाँ हैं बनास की, और जब ये कहें जयपुर जैसे शहर को जो बड़े को बनास नदी से ही पानी मिलता है, और बनास पर अनेक बांध बनाए गए हैं बड़े, और सिंचाई के लिए या पेयजल के काम आते हैं। तीसरी नदी है बड़ेच नदी, ये बनास की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इसका जो उद्गम होता है उदयपुर शहर के उत्तर से गंगोदा पहाड़ियाँ हों वहाँ से माना जाता है। और जब इसी की जो बड़ेच की सहायक गंभीरी, गुजरी, मैनाली अन्य सहायक नदियाँ हैं। चौथी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कोठारी नदी, यह नदी बनास की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम राजसमंद जिले के
देवरी स्थान से निकलता है और ये 145 किलोमीटर बहती है। उसके पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। मैं नेक्स्ट बात करूँ, पांचवी नदी पार्वती नदी। ये चंबल की सहायक नदी है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी मध्य प्रदेश विंध्याचल के जो उत्तरी ढाल से देवास क्षेत्र से पहाड़ियों से निकलकर और उत्तर दिशा में बहती हुई और मध्य प्रदेश से बहकर राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है। और इसकी ये बंगाल की खाड़ी में इसकी सहायक नदी की बात करें तो लासी, नेवनी, बैथाली, इतनी अनेक सहायक नदियाँ हैं। खारी नदी बनास की जो यह नदी राजसमंद जिले के बिजराल ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी। और खारी नदी का नाम इसलिए कि इसमें पानी खारा होता है। और सहायक नदी इसकी वंशी नदी है और राजसमंद, भीलवाड़ा आदि जिलों में बहती है। मैं बात करूँ नेक्स्ट सातवीं जो नदी की बात करूँ, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली काली सिंध नदी। ये काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश में इंदौर जिले की बगल वाले पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर के पास से निकलती है। और ये इसकी बात करूँ तो झालावाड़ में के ऐतिहासिक किले गौगराना की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब ये नदी आप आगे बढ़ती हुई और चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। बाणगंगा नदी, मैं कहूँ बाणगंगा की बात करूँ तो यह नदी जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर भरतपुर जिले में बहती हुई ये नदी भरतपुर तथा उत्तर प्रदेश की थोड़ी दूर सीमा पर बनाती है और अंत में आगरा जिले में फतेहाबाद नामक स्थान के पास यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी होती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और ये आगे बात करें इसकी गंभीरी नदी, एक गंभीरी नदी होती है। ये भी आपके मध्य प्रदेश के जावद की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अनेक ऐसे नदियाँ भी हैं, लेकिन बात करूँ मैं मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये थी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ये हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात कर रहे थे, पहली चंबल नदी है मुख्य रूप से, चंबल, और चंबल के बाद बनास है, और बनास के बाद बात करें तो भेड़स नदी है, भेड़स के बाद कोठारी नदी है, कोठारी की बात करें पार्वती नदी है, पार्वती के बाद खारी नदी है, और काली सिंध नदी है, बाणगंगा नदी है। ये मुख्य गंभीरी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब मैं बात करें अरब सागर की प्रभाव प्रणाली ये थी, बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली ये थी। तीसरी जो राजस्थान की मुख्य अफवाह प्रणाली मानी जाती है वो आंतरिक प्रभाव प्रणाली मानी जाती है। देखिए, आंतरिक प्रभाव प्रणाली का मतलब यह होता है वह नदी अपने क्षेत्र से निकलने के बाद कुछ आगे जाके कुछ दूरी पे बह के विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की जो रिवर को या इस प्रकार की इंटरमिटेशन ड्रेनिंग पैटर्न को आंतरिक प्रवाह प्रणाली कहते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, इनमें अधिकतर इस प्रकार की आंतरिक प्रवाह नदी बहती है। जैसे हम बात करें अगर राजस्थान में कुछ नदियाँ इस प्रकार की हैं जिनका पानी अपने प्रवाह क्षेत्र से विलीन रहता है, खत्म हो जाता है। जैसे अधिकांश शुष्क वाले क्षेत्र में, यानी कि कहने का मतलब 60.2% भाग आंतरिक जलवायु प्रवाह प्रणाली में आता है। और जो राजस्थान का 60% तो आंतरिक प्रवाह प्रणाली क्षेत्र में आता है और राजस्थान का 40% किस में आता है, बंगाल की खाड़ी और आप अरब सागर की अफवाह प्रणाली में। तो हम बात करें आंतरिक प्रणाली में ऐसे राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो मैं मुख्य रूप से कहूँ घग्गर नदी। देखिए, अभी घग्गर नदी की बात करें तो यह वैसे बात करें हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला से शिमला के पास से कालका की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला, पटियाला और हिसार जिले में प्रवाहित होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान पर के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। लेकिन प्राचीन काल में बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में बहती थी, ये इस प्रकार ये कहते हैं। और हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 465 किलोमीटर की दूरी तय करके उसके पास भटनेर हनुमानगढ़ के अंतर्गत प्रवाह हो जाती है, यानी कि कुछ क्षेत्र में बह के वह वापस वहीं विलीन होने जाना। उनमें सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। इसके बाद मैं दूसरी नदी करूँ राजस्थान की काटली नदी, जो सीकर जिले से खंडेले की पहाड़ियों से निकलकर और आपके मौसमी नदी मानी जाती है। तो रावटी बेसिन के आसपास, चूरू के आसपास जाके समाप्त हो जाती है हरियाणा की सीमा पे, तो इसलिए इस नदी को भी मुख्य नदी मानी जाती है काटली नदी। साबी नदी की बात करें जयपुर जिले में यह नदी शाहपुरा के पास से सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानसूर तहसील
में प्रवेश करती हुई बांसुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडाउर होती हुई तिजारा या तहसील में होती हुई और हरियाणा की सीमा पे जाके गुड़गांव के पास प्रवाहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए तीसरी जो साबी नदी भी मुख्य नदी भाई। अलवर का शोक भी कहते हैं इस नदी को। नेक्स्ट है, जब मैं ये कहूँ काकनी नदी, ये जैसलमेर के लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोटारी गांव की पहाड़ियों से नदी निकलती है और जैसलमेर की काकनी नदी मानी जाती है। अभी कौन सी नदी मानी जाती है? आंतरिक प्रवाह नदी। एक आंतरिक प्रवाह नदी में मंथा नदी भी आती है, जो जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से मनोहरपुरा से निकलकर सांबर झील के में उत्तर की ओर चली जाती है। और मंथा नदी के बाद रूपनगढ़ नदी भी, ये भी आंतरिक प्रवाह नदी में आती है। रूपारेल नदी, ये अलवर ज़िले में थानागाजी के पास रूपारेल नदी, ये भी। इस प्रकार हम बात कर रहे थे आज राजस्थान की नदियों की बात कर रहे थे, राजस्थान की आबोहवा प्रणाली की बात कर रहे थे। राजस्थान की आबोहवा प्रणाली या भारत की आबोहवा प्रणाली, राजस्थान की आबोहवा प्रणाली 3 प्रकार की होती है। एक वो नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो अभी पढ़ी हमने, ये अरब सागर में गिरती हैं। एक वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक वो नदी ने तो अरब सागर में गिरती है, न बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और उन नदी को कहते हैं आंतरिक प्रवाह नदी। ये था हमारा राजस्थान की आज दैनिक पैटर्न, आबोहवा प्रणाली, नदियाँ। अगला चैप्टर कल झीलों की बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।